फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एसएससी एंड बैंकिंग। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में बात की थी कि एसएससी क्या है, कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें हमने एमटीएस के बारे में बात की थी, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, सीएचएसएल के बारे में बात की थी, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, और हमने सीपीओ के बारे में बात की थी, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्ज़ाम होता है। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सीजीएल के बारे में बात करेंगे, जो सबसे एसएससी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, मेन एग्ज़ाम माना जाता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, एसएससी सीजीएल। तो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज एसएससी सीजीएल, है क्या ये? तो एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, और सीजीएल की फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, पहले वो देख लेते हैं। व्हाट इज एसएससी सीजीएल, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या होने वाली है, फ़ीस क्या है, कौन कौन सी पोस्ट मिलती है इसमें आपको, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ये सब हम आज अपने वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। अगर आपने कोई भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आपने आर्ट्स में कर रखा हो, चाहे कॉमर्स में कर रखा हो, चाहे साइंस में कर रखा हो, चाहे आपने बीटेक कर रखा हो, या कोई भी सिमिलर डिग्री हो सकती है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 से 27 साल होती है, और इसकी कुछ पोस्ट होती हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। तो कुछ पोस्ट के लिए इसकी एज 21 to 30 ईयर्स भी हो सकती है। अब रिलेक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा। ओबीसी को 3 साल का रिलेक्शन दिया जाता है, एससी एसटी का 5 साल का रिलेक्शन, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल का एज रिलेक्शन दिया जाता है। तो पीडब्ल्यूडी के बारे में तो हमने बात की थी। अब आज बात कर लेते हैं कि एज रिलेक्शन होता क्या है वैसे। देखिए, अगर हमने देखा एज लिमिट क्या है, 18 से 27 साल है। 27 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब आपकी एज तो 30 ईयर हो गई। अब 30 ईयर होगी तो क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं? तो जी हाँ, 27 के बाद में 3 साल तक और आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही अगर SC ST वाले अगर 27 साल के हो चुके हैं तो 5 साल तक और ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर PWD में अगर बाद में पता चले कोई एग्ज़ाम और के बारे में, तो आप 10 साल बाद में भी उसका फॉर्म भर सकते हैं। ये होता है एज रिलेक्शन। एज का रिलेक्शन, इसके कुछ फॉर्म्स बनते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वो आपको पेश करने होते हैं बस। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। 100 रुपये होती है फॉर जनरल एंड ओबीसी, और कोई भी फ़ीस नहीं होती फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड अदर कैटेगरीज। अदर कैटेगरी का मतलब यहाँ पे SC ST और जो भी PWD में आते हैं, OH AH HH VH, जो भी, वो सब इसमें हो सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? देखिए, टीयर फर्स्ट होता है वो MCQ ही होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टीयर सेकंड होता है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। टीयर थर्ड होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और टीयर फोर होता है वो CPT स्किल टेस्ट होता है, और उसके साथ में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। अब इनमें पहले इसी एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, CBT जो ये फर्स्ट है, उसमें आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, और ये 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन नंबर हो गए 100, और टोटल मार्क्स हो गए 200। तो इसमें जो हर बार कट ऑफ निकलती है उस हिसाब से आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। ये तो टीयर फर्स्ट के बारे में बात थी। टीयर सेकेंड में क्या होता है? टीयर सेकेंड में देखिए, इंग्लिश का पेपर होता है और मैथ्स का पेपर होता है। वो 2-2 घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, और जो एग्ज़ाम 2-2 घंटे के होते हैं, मीन्स 2 से 60 मिनट के होते हैं एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम 60 मिनट, जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें तो 100 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश के पेपर में 100 नहीं, 200 क्वेश्चंस आते हैं, और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के ही होते हैं। जबकि मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, वो 200 नंबर के होते हैं। और टीयर सेकंड में अगर आप कोई बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जैसे अकाउंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, अकाउंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, अगर आप इन पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके साथ ही जो इनके एग्ज़ाम होते हैं, वो कौन से एग्ज़ाम होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये होते हैं अकाउंट्स के एग्ज़ाम होते हैं एक तो, और अकाउंट्स के ही एग्ज़ाम होते हैं। मेनली 2 एग्ज़ाम होते हैं जो आपको और देने पड़ते हैं इसके साथ, वो टीयर सेकंड के साथ ही होते हैं। और उसके बारे में भी आपको गूगल करने पे, नॉर्मल सी गूगल करेंगे, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो टीयर थर्ड डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा? देखिए, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 नंबर का एक ऐसे आएगा, 50 नंबर का निबंध आएगा, एप्लीकेशन आएगी एक, 50 नंबर का ऐसे हो गया, 50 नंबर का एक एप्लीकेशन हो गई। एप्लीकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह की हो सकती है। इसमें UFM और की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो आपको ये
इसमें जो 50 नंबर का जो ऐसे और 50 नंबर की जो एप्लीकेशन है वो लिख के आनी होती है। कोई भी स्ट्रीम में लिख सकते हैं आप, हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो लिख के आनी होती है आपको। और उसमें जो आपने जो लिखा है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। और फिर जाके जो CPT होता है और स्किल टेस्ट होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। 10 मिनट का जो क्राइटेरिया होता है उसमें आपको कुछ 7,000 या 8,000 के आसपास आपको की डिप्रेस करनी होती है। और स्किल टेस्ट में आपको जो MS वर्ड MS एक्सेल होते हैं उसमें स्लाइड्स बना कर दिखानी होती हैं और आपको वो टाइमिंग के क्राइटेरिया के हिसाब से फटाफट टाइपिंग करके दिखानी होती है। डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन इसी स्टेप में आता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, जैसे अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको एज ए डेट जब नोटिफिकेशन आता है उसके पास होनी चाहिए, आपके पास आपके हाथ में होनी चाहिए मीन्स टू से। और भी जो भी अगर आपने OBC SC ST कोई कैटेगरी वाइज ले रखा है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, 10th के 12th के। और अगर आपका जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसका एडमिट कार्ड है, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आधार कार्ड में आपका नाम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं तो आपको बाहर भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी अगर मिसिंग है या कुछ भी डेट और में इश्यू आ रहा है तो आपको बाहर भी कर सकते हैं, अगर आपने कट ऑफ भी क्लियर कर रखी हो। तो प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखें और उसके बाद में ही एग्ज़ाम का फॉर्म भरें और उसके बाद में अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम क्लियर करें। तो अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, देखिए ग्रुप B की पोस्ट मिलती है आपको, देख लेते हैं कौन कौन सी है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है जो AAO बोलते हैं, जो बहुत ही फेमस है। और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर होती है, ASO भी होती है। इसमें असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनते हैं, इसमें आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, जो बहुत से लोगों का ड्रीम जॉब मानी जाती है। और जो भी मेरे हिसाब से जो टॉपर्स होते हैं उनकी लगभग की यही चॉइस होती है। सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर भी बनते हैं आप, अकाउंट्स जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, UDC होती है ये, टैक्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो इसमें आपको कुछ मिनिस्ट्रीज़ भी मिलती हैं अलग अलग तरह की। CSS मिल सकता है, SON CSS भी हो सकती है, आपको MEM भी मिल सकता है। जो मिनिस्ट्री है जो बाहरी होती है, आपको विदेशों में भी आपको नौकरी मिल सकती है। विदेश में जो भारत की साथ जो सीमाएं हैं, जो और भी जो प्रबंधन है, उनके सिलसिले में आपको बातचीत करनी होती है। जो आपने सुन रखा होगा UPSC का एग्ज़ाम होता है, UPSC में जो IFS बनते हैं, IAS नहीं बोल रही मैं, IFS बोल रही हूँ, उनके आप एज ए असिस्टेंट रहते हैं अगर आप CGL क्लियर करते हैं तो ये सारी पोस्ट हैं। इन पोस्ट के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे कि इन एक एक पोस्ट के बारे में क्या क्या ग्रेड पे है इनका, क्या इनका जॉब प्रोफाइल है, क्या इनकी सैलरी है, वो सब हम बात करेंगे। अभी तो हम नॉर्मली इन पोस्ट के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या पोस्ट होती हैं। तो अब हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं कि मिनिमम देखिए 25,000 सैलरी से लेकर मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये हो सकती है। 2.5 लाख रुपये बहुत बड़ी बात है। CGL का जो एग्ज़ाम होता है उसको मिनी IAS मानते हैं हम, मतलब जो IAS बनते हैं, जो UPSC क्लियर करके, UPSC का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उससे नीचे मानी जाती है ये। तो बहुत ही अच्छी जॉब मानते हैं लोग CGL को। अगर आपने CGL क्लियर कर लिया तो भाई बल्ले बल्ले है आपकी। तो इसका ग्रेड पे क्या है, 4800 से 47,000 का ग्रेड पे होता है, 4600 से 44,900 का ग्रेड पे होता है। ये अलग अलग पोस्ट के हिसाब के आप देख सकते हैं। इनमें सिर्फ ग्रेड पे ही नहीं होता, मैं आपको सैलरी स्लिप में दिखाऊंगी कि आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिल जाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाते हैं, आपको महंगाई का भत्ता दिया जाता है आपको, और साथ में आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है। कुछ साथ में डिडक्ट भी होते हैं आपके, जो आपने अगर पेंशन की स्कीम लगा रखी हो तो आपको भविष्य में पेंशन मिलेगी, तो उसमें कुछ डिडक्शन भी होता है और कुछ, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी मिलती है आपको CGL के थ्रू। तो मैंने आपको बताया कि हम CGL की और भी पोस्ट, CHSL की जो भी पोस्ट हैं उनकी जॉब प्रोफाइल, सैलरी, इन सब के बारे में तो बात करेंगे ही। तो अब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये सब मिस कर देंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you for watching my channel. Please share and subscribe and support my channel. Thank you so much.